हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में साउंड वेव डिस्कस करेंगे। पहले हम बेसिक थोड़ा वेव के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वेव का जो बात डिस्कस करेंगे वो साउंड वेव, लाइट वेव हर जगह एप्लीकेबल है, बट स्पेशली इसमें साउंड वेव के बारे में हम डिस्कस करना है। टॉपिक क्या क्या वो देख लेते हैं। वेव टर्म्स, उसके बाद वाइब्रेशन के बेसिस पे कैसे डिवाइड करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव क्या होता है। उसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ और फैक्ट, इम्पॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं, काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं। रेडियो एंड टीवी ट्रांसमिशन, साउंड, उसके बाद साउंड वेव मेनली डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन, प्रोपागेशन, कैरेक्टर, इससे जो ये टॉपिक है ना, कैरेक्टर वाला टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। उसके जो एम्पलीट्यूड, लाउडनेस, क्वालिटी, टिम्बर, इंटेंसिटी, स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट एंड साउंड, इस पे क्वेश्चन आते हैं। रेंज ऑफ हियरिंग, फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड एंड फैक्टर नॉट अफेक्टिंग। देखो कौन कौन से फैक्टर साउंड के स्पीड को अफेक्ट करते हैं, कौन से नहीं करते, वो भी डिस्कस करना है। रिफ्लेक्शन, साउंड का रिफ्लेक्शन, उसके बाद एको वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। यूज क्या है, अल्ट्रा सोनिक वेव और अल्ट्रासाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल कुछ है, तो ये पूरा वीडियो एक वीडियो होगा, हम उसमें पूरा कवर कर लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप का काम है बस ध्यान से सुनना। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले समझो क्या लिखा है यहाँ पे। सबसे पहला डेफिनेशन है वेव का। वेव क्या है? वेव एक डिस्टरबेंस, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं, ये पानी है, पानी पे एक बीच में पत्थर अब फेंकूंगा, तो क्या हो रहा था, ये पत्थर अपने एडजेसेंट यहाँ के पानी को के पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, ये पार्टिकल बगल वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करे, ये उसके बगल वाले पार्टिकल को, ये उसके बगल वाले पार्टिकल डिस्टर्ब करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ का पार्टिकल ये वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब अपने बगल वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं। ये मान लो इसको डिस्टर्ब किया, ये इसको डिस्टर्ब किया, ये इसको डिस्टर्ब किया। ऐसा नहीं कि ये वाला इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए वेव एक डिस्टरबेंस है। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होता है किसी पॉइंट पे, किसी मीडियम पे, किसी फील्ड में। मीडियम का मतलब हम किसी भी मीडियम की बात कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, इज ट्रांसमिटेड टू अदर पार्ट ऑफ द मीडिया, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट होता है, जबकि जो मेन पार्ट है वो ट्रांसमिट नहीं होता, मतलब एक्चुअल ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता पार्टिकल का। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने पत्थर फेंका तो ये पत्थर ही ट्रांसमिट हो रहा है यहाँ पे, नहीं, पत्थर वो जस का तस है, बट बाकी पार्ट ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट हो रहा है। क्लियर ना? चलिए, अब हम इसमें क्या होता है, एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म होती है, ध्यान देना, एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। ऐसे वेव के फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसी को वेव मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल है रिपल्स, जो हम पत्थर फेंकते हो पानी में, उसके कारण जो होता है। साउंड वेव, लाइट वेव, रेडियो वेव, टीवी वेव, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं। समझ गए ना वेव क्या होता है? इसी टाइप के वेव आपको लाइट में भी देखेगा, साउंड में भी देखेगा। पहले टर्म देख लेते हैं। चलिए, ये फिगर से ही समझ लेते हैं। फिगर में अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, ये एक मीन लेवल है। ठीक है, ये एक मीन लेवल है, यहाँ से वेव शुरू हुआ तो ऐसे चलेगा, ऐसे, फिर नीचे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऊपर, फिर नीचे ऐसे। ठीक है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो वेव में जो सबसे मैक्सिमम, देखो जैसे यहाँ से जो मैक्सिमम ऊंचाई तक गया, यहाँ पे जो मैक्सिमम ऊंचाई पे गया उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट। ठीक है ना, क्रेस्ट। और नीचे जो सबसे मिनिमम है, सबसे नीचे है, उसको बोलते हैं ट्रॉफ। तो इसको बोलते हैं क्रेस्ट और इसको बोलते हैं ट्रॉफ। अब ये मीन लेवल है, यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर गया, तो ये जो डिस्टेंस है, जो मीन, जो क्रेस्ट और इस मीन लेवल के बीच के डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक और चीज देखो, ये एक वेवलेंथ है। एक देखो, अगर मान लो एक सर्किल पूरा करना होता तो क्या, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो ना पूरा कवर। ऐसे देखो, आधा करो, यहाँ से आधा ऐसे आया और फिर नीचे से आधा ऐसे आया, पूरा सर्किल कंप्लीट हो गया ना। आधा सेमी सर्किल यहाँ पे, नीचे से सेमी सर्किल यहाँ पे, इसको उल्टा उल्टा के इधर रखोगे तो पूरा सर्किल कवर हो रहा है ना। तो एक साइकिल इसको बोलते हैं। यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से आया, एक साइकिल बोल दिए। ठीक है,
क्लियर। वन साइकिल का मतलब एक बार एक क्रस्ट वाला पार्ट होगा कंप्लीट और एक बार ट्रॉप वाला पार्ट होगा कंप्लीट। अब यहाँ पे वेवलेंथ किसको बोलते हैं, देखो दो क्रस्ट बनाए, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऊपर, तो दो क्रस्ट जो है ना उसके बीच का जो दूरी है, दो क्रस्ट के बीच की दूरी है, दो क्रस्ट के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। दो क्रस्ट या दो ट्रॉफ दोनों दूरी समान होगा, दो क्रस्ट या दो ट्रॉफ इसके बीच की दूरी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। क्लियर। ठीक है, तो यहां पे देख लो क्रेस्ट क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। और उसका ट्रॉप क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे के दिशा में, नीचे। एम्पलीट्यूड तो देख लिया, मीन पोजीशन से, और दूरी वेवलेंथ तो देख लिया, दो सक्सेसिव क्रस्ट या ट्रॉफ के बीच की दूरी। अब टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड का परिभाषा क्या होता है, मैंने एक ऑसिलेशन बोला था, एक ऑसिलेशन का मतलब होता है इतना फिर इतना। एक साइकिल देखो, आधा साइकिल यहाँ आधा साइकिल यहाँ, इसमें जितना टाइम लगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। आधा यहाँ जितना टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन का मतलब इतना। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का परिभाषा बहुत आसान है कि हम आपको टाइम दिया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वेव कितना बारी कर रहे हैं, एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी, पांच बारी। तो जितना फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन कवर कर रहा है, 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन कवर कर रहा है। क्लियर। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, दो यूनिट होता है, एक तो 1 टाइम पीरियड, नीचे टाइम है ना। अब आप बोलोगे यूनिट आप 1 ऊपर क्यों लिखे हो, क्योंकि मैं एक नंबर बोलूंगा, नंबर का कोई यूनिट होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का कितना होता है कि 5 बार किया, 5 ऑसिलेशन कवर किया 1 सेकेंड में, तो ऊपर क्या होगा, कोई नंबर है, नंबर का तो कोई यूनिट ही नहीं होता। नीचे हम एटलीस्ट बोल सकते हैं ना कि 1 सेकेंड में, यानी 5 बार कवर किया कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो इसलिए यूनिट क्या होगा फ्रीक्वेंसी का, 1/t, टी कितना है, नीचे टाइम है। उसके बाद ऐसा यूनिट इसका क्या है, हर्ज है, हर्ज या सेकेंड -1, क्योंकि 1/t है तो टी का क्या होता है सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड -1। क्लियर। अब टाइम पीरियड हमने देख लिया, अब है वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ए वेव क्या होता है, स्पीड इन विच वेव, देखो वेव जिस गति से प्रोपागेट करेगा उसी को हम वेव का वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो वेव वेलोसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। क्या है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अच्छा है v इक्वल टू वी यानी वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू। ठीक है, इनटू लैम्डा। अब देख रहे हो यहां पे एक चीज देख रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा। जैसे दोनों वेलोसिटी का मान है यहाँ पे, मान लो 50 है वेलोसिटी का मान, 50 बराबर क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी 50 होगा तो लैम्डा को 1 होना पड़ेगा, अगर ये 25 हुआ तो इसको 2 होना पड़ेगा, ये 10 हुआ तो इसको 5 होना पड़ेगा। तभी तो मल्टीप्लाई का आंसर तो हमेशा 50 ही आना चाहिए, वो तो कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो एक चीज आप याद रख सकते हो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटे। सिंपल एग्जांपल देखो ना भाई, देखो वेवलेंथ का मतलब है ये जितना, वेवलेंथ का मतलब यहाँ से एक साइकिल में इतना फिर इतना, कितना ज़्यादा दूर है भाई, जितना ज़्यादा दूर रहेगा, जितना ज़्यादा, सिंपल है। आप एक चक्कर लगा रहे हो, आप एक घर के चक्कर लगा रहे हो, अगर आपका घर इतना छोटा है और एक आदमी चक्कर लगा रहा है उसका घर इतना लंबा है, मतलब पेरीफेरी इतना ज़्यादा है प्रेफरेंस, तो इसके आप ज़्यादा चक्कर लगाओ ना, इसके कम चक्कर लगा पाओगे। सिंपल बात है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो गया, वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, क्योंकि आप 1 सेकेंड में मान लो 2 बार कर रहे हो, लेकिन आपका छोटका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 बार कर सकते हो। समझ में है ना, क्लियर है ना। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के बेसिस पे दो प्रकार के वेव है। देखो एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक है ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। देखो होता क्या है, देखो
देखो दो चीज होता है, एक होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और एक होता है मूवमेंट ऑफ वेव। मान लो वेव इधर ही मूव कर रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और पार्टिकल भी ऐसे ही मूव कर रहा है, ऐसे सीधे ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे पार्टिकल हो रहा है। तो वेव का डायरेक्शन पार्टिकल का डायरेक्शन अगर सेम दिशा में है, सेम में है मतलब इसी एक्सिस में है, तो हम इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। लेकिन मान लो आपका वेव इधर जा रहा है, वेव इधर जा रहा है, बट पार्टिकल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसका और इसका बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, तो इसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। एग्जाम्पल याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है साउंड वेव और ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है रिपल्स। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक चीज याद रखिए, यहां पे देखिए, देखो दो वर्ड यहां पे आपको देखो, एक वर्ड दिखेगा कंप्रेशन और एक आप देखो रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये दोनों जो होते हैं कॉम्प्रेक्शन और रेयर फ्रैक्शन, ये हमेशा किस केस में आता है, ट्रांसवर्स वेव के केस में। ट्रांसवर्स वेव के केस में जब वेव काफी दूर दूर है तो उसको हम बोल देंगे रेयर फ्रैक्शन। वेव दूर दूर है, बिल्कुल दूर दूर। इसका पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे है पिक्चर, हाँ ये वाला आप देख सकते हो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जहाँ पे करीब करीब है उसको कंप्रेशन बोलते हैं, जहाँ पे दूर दूर है उसको रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। और एक और चीज याद रखिए, दो टाइप का हमने वेव देख लिया। अब इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव ये हर मीडियम में प्रोपागेट करता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। बट जो ट्रांसवर्स वेव है वो सिर्फ सॉलिड में मूव करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशन ऑफ मोशन, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रोग्रेसिव वेव और एक होता है स्टेशनरी वेव। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव समझिए, देखो सबसे पहले समझो, द कैटेगरी ऑफ वेव दैट ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम इज नोन एज प्रोग्रेसिव वेव। मतलब इसमें होता क्या है, इसमें एक जगह से एनर्जी दूसरे जगह ट्रांसफर होता है विदाउट, मीडियम बदल ही नहीं रहा है, उसके बाद भी एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जा रहा है, उसको प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। अगर अगर एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक वेव बोलेंगे या स्टेशनरी वेव बोलेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई ज़रूरत नहीं होती है किसी मीडियम की प्रोपागेट करने के लिए। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सिंपल डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसका उदाहरण है, ये याद रखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसका उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वेव का, ट्रांसवर्स वेव का उदाहरण है। बट याद रखिए कोई भी मीडियम नहीं है मूव करने की, क्योंकि हमें पता है, हमें लगता है कि ट्रांसवर्स वेव तो सिर्फ सॉलिड में मूव करेगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है ना वो ट्रांसवर्स वेव का उदाहरण है। क्यों 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 उदाहरण है, उदाहरण यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड के कारण नहीं उदाहरण है, उदाहरण यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये इसका जो पार्टिकल का मूवमेंट परपेंडिकुलर होता है, वेव का मूवमेंट इस साइड होता है, वेव का मूवमेंट अगर इस साइड है तो पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर मूव करता है। क्लियर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टाइप है, सबसे पहले याद रखिए, यहाँ पे याद रखिए, इधर से इधर जाओगे तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वेवलेंथ क्या है, दो क्रस्ट और या दो ट्रॉफ के बीच की दूरी, तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, यहाँ से राइट साइड जाने पे डिक्रीज हो रहा है। बट यहाँ से इधर जाने पे फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इंक्रीज होगा। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी तो ऑटोमेटिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है ना, तो ये अगर इधर वेवलेंथ घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों बढ़ेगा, ये बात आप ध्यान रख लो। अब लिख सकते हो कि वेवलेंथ यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इंक्रीज हो रहा है इस साइड पे। सबसे पहले याद, रेडियो वेव, रेडियो वेव ऑब्वियसली रेडियो और टेलीविजन को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। माइक्रोवेव काम क्या आता है, कुकिंग, रडार, टेलीफोन और भी सिग्नल को पास करने के लिए। इंफ्रारेड क्या करता है, हीट को ट्रांसमिट करता है सन से। उसके बाद विजुअल तो यही वाला चीज हम देख पाते हैं, ये 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर है। ये क्या, अल्ट्रावायलेट क्या करता है, स्किन इसको एब्जॉर्ब कर लेता है।
ठीक है ना। इसलिए ना स्किन कैंसर जो खतरा होता है, और इसका यूज फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में होता है। और एक्सरे का काम होता है हमारे शरीर के अंदर के पार्ट को देखने में मदद करता है। गामा रेज मेडिसिन में यूज होता है और कैंसर सेल को मारने में भी यूज होता है। अब यहाँ पर कुछ काम है जो एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसको भी मैंने लिख दिया, तो उसको काम ही समझ लो आप। एक्सरे का यूज होता है स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल बताने में भी यूज होता है, ठीक है। रडार का यूज कहाँ पे होता है? रेडियो वेव में यूज होता है। नाइट विजन जो apparatus होता है उसमें इंफ्रारेड वेव यूज होते हैं। नाइट विजन apparatus मतलब जो रात के देखने वाले जो सामान होते हैं ना, उसमें इंफ्रारेड वेव होता है। इवन टीवी के रिमोट जो यूज करते हैं उसमें भी इंफ्रारेड वेव होता है, ठीक है। माइक्रोवेव कहाँ काम करता है? टेलीकम्युनिकेशन में मदद करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये है कौन सा स्पेयर है? आयोनोस्फीयर है, आयोनोस्फीयर है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है? रेडियो वेव यहाँ पे आयोनोस्फीयर से टकरा के लौट जा रहा है, बट टीवी वेव के साथ ऐसा नहीं हो रहा, वो जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। तो देखते हैं ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, ठीक है। ये अनअफेक्टेड है किसके द्वारा? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा अनअफेक्टेड है, अफेक्ट नहीं पड़ता है। और क्वेश्चन होता है कि हमें सिग्नल नहीं मिलती है, बारिश में सिग्नल खराब हो जाता है, तो हमको पता है। तो क्यों? देखो, एक तो स्मॉल एंटीना है, स्मॉल एंटीना के कारण क्या होता है कि हमारा पृथ्वी गोल है, यहाँ पे एक एंटीना बना दिया, अगर पृथ्वी लंबा रहता तो यहाँ पे एक एंटीना यहाँ पे पकड़ लेता, बट यहाँ पे एक एंटीना है, तो यहाँ पे अगर एंटीना नहीं रहता यहाँ के किसी लोग को, तो वो एंटीना का कहाँ लोकेशन आता? पृथ्वी रोक देता ना। रेन ड्रॉपलेट कई बार क्या करता है? रेडियो वेव की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। रेन ड्रॉपलेट डिस्पर्स एनर्जी को इवन डिस्पर्स भी कर देता है। उसके बाद एक्सरे डायग्नोस करता है, जो हमारे इंटेस्टाइन में जो डिजीज होता है उसको भी डायग्नोस कर लेता है। इवन सीटी स्कैन भी एक्सरे यूज करता है। और एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? वेलमैन रॉन्टजन, खाली रॉन्टजन याद रख लेना, ठीक है, रॉन्टजन। अब साउंड क्या होता है? ध्यान देना, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस सेंसेशन, मतलब जिस तरह हमारे आंख क्या देता है? हमें सेंसेशन ऑफ साइट देता है, इस तरह सेंसेशन ऑफ हियर कौन देता है? साउंड। साउंड का बेसिक यूनिट है फोनेम्स, और साउंड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फोनोलॉजी। साउंड की स्टडी को फोनोलॉजी। अब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट से वाइब्रेशन आता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखो, ठीक है ना, यहाँ मैंने अभी आपको दिखेगा नहीं कि वाइब्रेट कर रहा है, जैसे ही मैंने मारा होगा इसमें वाइब्रेशन हुआ होगा, ऊपर नीचे होने लगा होगा, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। और साउंड प्रोड्यूस, देखो हमारे गर्दन में एक वोकल कॉर्ड होता है, वहाँ वाइब्रेशन होते हैं ना, वहाँ वाइब्रेशन हुआ जिसके कारण साउंड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। और साउंड सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों जब मूव करता है, इसीलिए इसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं। देखो, मैकेनिकल वेव का ही दो प्रकार है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। और ये कौन सा है? ये लॉन्गिट्यूडनल है। साउंड वेव कौन सा एग्जांपल है? लॉन्गिट्यूडनल का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसका एग्जांपल था? ट्रांसवर्स वेव का। क्लियर? मैंने बताया था ना, ये लॉन्गिट्यूडनल है। और जो इसका वेव का प्रोपागेशन होता है, पार्टिकल का प्रोपागेशन होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। एक और चीज याद रखिए, सॉलिड में सबसे तेज पास करता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। इसका उदाहरण आप देख सकते हो। अब देखते हो ना, दोनों साइड से हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जब आप रेलवे फाटक क्रॉस कर रहे हो तो हमें देख लेना कि आवाज़ आ रही है कि नहीं ट्रेन की। लेकिन उससे ज़्यादा सही तरीका क्या है? अब ट्रेन के पटरी जो होता है ना, उस पर कान लगा दो, तो यहाँ पे देखो, अगर आपको सीधे भी नहीं सुनाई दे रहा था ना हवा में, लेकिन इसमें क्योंकि स्टील है, लोहा है, तो हमें सुनाई दे देगा। तो ये इससे ये पता चलता है कि जो सॉलिड है ना, वो क्या करते हैं? ज़्यादा तेजी से क्या करते हैं? वेव का प्रोपागेट करते हैं, साउंड वेव स्पेशली, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मेरा आवाज़ इस माइक तक अभी पहुँच पा रहा है जब मेरा आवाज़ क्या कर रहा है? यहाँ के पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहा है, उसका वो पार्टिकल आगे वाले को डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसे ऐसे अगला 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 डिस्टर्ब कर करके यहाँ पे पहुँच जा रहा है, ठीक है।
साउंड वेव में ऐसे होता है, डिस्टरबेंस करता है पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ऐसा नहीं कि मेरा आवाज़ सीधे इसको चीर चार के सीधे अंदर चले, इसमें माइक में चले, ऐसा नहीं होता। और एक और चीज़, जिसका वोकल कॉर्ड जितना छोटा रहेगा, वोकल कॉर्ड छोटा का मतलब क्या है, वेवलेंथ, जिसका वोकल कॉर्ड जितना छोटा रहेगा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा का मतलब पता है कैसे हो रहा है, बहुत छोटा छोटा बन रहा होगा, बहुत जल्दी जल्दी छोटा सा। तो वोकल कॉर्ड जिसका छोटा है उसका वॉइस बहुत श्रील यानी मधुर होगा। इसलिए मेल का वॉइस मधुर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो फीमेल का मधुर होता है वॉइस, याद रखिए। तो मेल का वोकल कॉर्ड फीमेल से 5 मिलीमीटर बड़ा होता है, मेल का बड़ा होता है। और हमें वोकल कॉर्ड छोटा चाहिए ना, आवाज़ को हमें मधुर देने के लिए वोकल कॉर्ड छोटा चाहिए। बच्चों में भी छोटा रहता है, महिलाओं में भी छोटा, लेकिन एडल्ट में छोटा नहीं होता। ठीक है, अब मैं ये कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन बता ही दिया था। ठीक है, अब याद है, कॉम्प्रेशन ऐसा रीजन होता है जहाँ पे हाई प्रेशर होता है, रेयर फ्रैक्शन ऐसा रीजन होता है जहाँ पे लो प्रेशर होता है। The propagation of sound can be visualized as a propagation of density variation or pressure variation in the medium। देखो, हम साउंड के प्रोपागेशन को ऐसे भी देख सकते हैं कि डेंसिटी का प्रोपागेशन हो रहा है और उसमें वेरिएशन आ रहा है। इवन हम देख सकते हैं कि मीडियम के जो प्रेशर है उसमें वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, एक बार ये हो रहा है, सब करीब आ जा रहा है, उसको कंप्रेशन बोलते हैं। दूर जाता है रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देखो, सी मतलब कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ऐसे है। अब साउंड का कुछ कैरेक्टर होता है, बहुत ध्यान से याद करिए। तीन चीज आपको ध्यान रखना है, एक फ्रीक्वेंसी वाला, एम्पलीट्यूड वाला और स्पीड वाला। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड। सबसे पहले समझिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से क्या आता है, पिच आता है। पिच, फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड है, पिच से। और पिच किससे रिलेटेड है, मधुरता यानी श्रीलनेस से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो अगर वाइब्रेशन होगा, मान लो मैंने बोला कि इसको मैं बजा रहा हूँ, वाइब्रेशन होगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा, जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ बड़ा तो फ्रीक्वेंसी कम, तो हमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करना तो वेवलेंथ क्या करना, छोटा छोटा करना होगा। तो देखो यहाँ हो क्या रहा है, how the brain interrupts the frequency of an emitted sound is called pitch। मतलब हमारा दिमाग कैसे उसको इंटरप्रेट कर पाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को, मतलब उस फ्रीक्वेंसी को, उसी को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द वेव द हाइयर द फ्रीक्वेंसी एंड हाइयर द पिच। जितना तेजी से वाइब्रेशन होगा, जितना तेजी से वाइब्रेशन होगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आई ना, उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा पिच, और जितना ज़्यादा पिच उतना मधुर आवाज़। मैंने बताया ना, द पिच ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाई एन ऑब्जेक्ट ऑफ लो फ्रीक्वेंसी इज लो एंड द सोर्स डिस्क्राइब एज ए फ्लैट साउंड। भाई क्योंकि फ्रीक्वेंसी आया ही नहीं, लो फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब जहाँ से आवाज़, यहाँ से मैंने ऐसे किया बट ठोका ही नहीं। ठीक है ना। The pitch of sound produced by an object vibrating with high frequency and the sound is described as series। मतलब जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आवाज़ उतना मधुर होगा। ठीक है, अब है एम्पलीट्यूड से क्या पता था, नाम से पता था, एम्पलीट्यूड, ऊंचाई देख रहे हैं, ऊंचाई देख रहे कि कितना बेसुरा बोलता है, मतलब कितना लाउड बोलता है। तो लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस कैसे डिटरमाइन होता है, एम्पलीट्यूड से। ठीक है, तो लाउड जितना एम्पलीट्यूड होगा भाई, जितना अगर बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड होगा तो उसको ख़त्म होने में बहुत टाइम लगेगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हो, जो लाउड साउंड होता है लाउड स्पीकर से बजाया जाता है तो बहुत दूर तक ट्रैवल करता है कि नहीं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वाइब्रेशन ऑफ सोर्स ग्रेटर इज द लाउडनेस ऑफ द साउंड। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा लाउड होगा। ठीक है, तो देखो धीरे धीरे क्या वो डिक्रीज होगा, मैंने बताया था आपको। और नॉर्मल ब्रीदिंग हम लोग सांस लेते हैं तो 10 डेसिबल यूनिट है एक्चुअली साउंड का, डेसिबल। सॉफ्ट हिस्पर करते हैं तो 30, नॉर्मल कन्वर्सेशन हम लोग बातचीत करते हैं तो 60, नॉइजी फैक्ट्री 100
और जेट एयरवेज कितना 130 डेसिबल। 80 से ज़्यादा अगर डेसिबल आप लोग सुन रहे हो ना, कान में डेली सुन रहे हो, ले रहे हो, तो फिजिकली पेनफुल है। अब क्वालिटी इस आवाज का कैसे पता चलता है? टिम्बर से पता चलता है, ठीक है। और देखो अगर हमने साउंड सुना, दोनों का लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, तो उसको अलग किस बेसिस पे करेंगे? हम क्वालिटी के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। ये साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी को टोन बोलते हैं, और बहुत सारे टोन इकट्ठा हो जाता है उसको नोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोट बोलते हैं। क्वालिटी ऑफ साउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किस फॉर्म में? वेव फॉर्म में। अगर देखो नॉइज इज अनप्लीजेंट टू ईयर, म्यूजिक इज प्लीजेंट। देखो अगर हल्ला हमको क्या आता है, कभी भी हल्ला हमको क्वालिटी वाला लगेगा नहीं यार, हमको कान को अच्छा ही नहीं लगा, बट कोई गाना सुना दे तो उसका मतलब अच्छा, अगर सुमधुर स्वाद लता मंगेशकर जी का गाना सुना दे तो इसका मतलब उनका क्वालिटी रिच क्वालिटी है, उनका टिम्बर जाता है, ठीक है। अब इंटेंसिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू द यूनिट एरिया। मतलब एक एरिया मान लिया, इस एरिया से कितना साउंड एनर्जी पास होता है हर सेकेंड में, उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। ये लाउडनेस नहीं है, लाउडनेस एक्चुअली कान को क्या समझ में आता है उस पे है। इंटेंसिटी मतलब सोर्स से कितना निकला वो देखा जाता है, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखा जाता है, क्लियर। अगला है स्पीड ऑफ साउंड। साउंड के स्पीड कई चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। किस चीज़ पे डिपेंड करती है? याद रखो, डेंसिटी और इलास्टिसिटी पे। साउंड की जो एनर्जी है, सॉरी स्पीड है, तेज कितना है, वो डिपेंड करता है डेंसिटी कैसा है और इलास्टिसिटी कैसा है। स्पीड ऑफ साउंड ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, क्योंकि इंक्रीज टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। सिंपल। द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज व्हेन वी गो टू सॉलिड टू गैसेस। मैंने बताया ही था आपको, ठीक है। देखो तो सॉलिड में साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड मैंने आपको बताया था कि कैसे आप ट्रेन के पटरी पर कान ला के देख सकते हो। स्पीड ऑफ साउंड एयर में 331 मीटर प्रति सेकेंड होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, बट अगर 22 डिग्री सेल्सियस पे देखा जाए तो 344 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसलिए ना उसको लगभग 8.25 मिनट लगता है सनलाइट को जमीन पे आने पे। सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पे होती है? वैक्यूम में। ये जो स्पीड में बात किया ना, वैक्यूम का है। उसके बाद गैस, उसका लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। बट साउंड का उल्टा है भाई, साउंड में सबसे ज़्यादा सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। और एयर में कितना स्पीड है? 331 मीटर प्रति सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है साउंड के स्पीड से। देख लिया ना मैंने, यही कारण है कि हमें अगर बादल गरजता है तो पहले हमें लाइट दिखता है, उसके बाद आवाज़ सुनाई देता है, क्योंकि यार उसका आवाज़ स्पीड कम है ना। अगला देखो सोनिक बूम क्या होता है? इसमें देखो बहुत ज़्यादा एनर्जी, साउंड एनर्जी रिलीज होती है, फ्लाइट में बहुत सारा देखने को मिलता है ये, ठीक है। ये उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है। अब एक मैक नंबर क्या होता है? मैक नंबर एक रेशियो है, किस किस के बीच का रेशियो? एक ऑब्जेक्ट स्पीड बटे स्पीड ऑफ साउंड। अगर कोई सबसोनिक है, सबसोनिक एयरक्राफ्ट है, तो उसका मैक 0 से कम होगा, इसका मतलब उसका ऑब्जेक्ट का स्पीड साउंड के स्पीड से कम होगा। अगर दोनों बराबर है, इसका मतलब ट्रांससोनिक है। अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड हो गया 500 तो, और ये है 330, तो ये तो इससे ज़्यादा हुआ ना। अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो सुपरसोनिक, 5 से ज़्यादा हुआ तो उसको हाइपरसोनिक बोलेंगे। अगला है रेंज ऑफ हियरिंग, मतलब जिस रेंज में हमें सुनाई देता है, जैसे 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हमें सुनाई देता है, इसको हम ऑडिबल साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडिबल साउंड। 20 हर्ट्ज से, एक्चुअली 20,000 हर्ट्ज है, यहाँ बोल सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज होगा, किलो हर्ट्ज। इसको हम ऑडिबल साउंड बोलते हैं। तो इन ऑडिबल साउंड का मतलब क्या होता है? या तो इससे नीचे या तो इससे ऊपर हमको सुनाई नहीं देगा। समझ में आया ना? मतलब इससे ये, इसका पता ये है एक्चुअली 20,000 हर्ट्ज का मतलब ये बहुत धीमा है।
अगर 20 से ऊपर कोई है इसका मतलब वो धीमा है, और 20 से ये कम है तो बहुत तेज है, इधर आ रहे हैं तो बहुत तेज आ रहे हैं, तेज आवाज है। तो इंफ्रासोनिक का मतलब क्या होता है कि साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड। 20 हर्ट्ज से कम जैसे अर्थ क्विक प्रोड्यूस करता है इंफ्रासोनिक, पर अल्ट्रासोनिक वेव है 20 किलो हर्ट्ज, यानी हम बात करें 20,000 हर्ट्ज की बात करें, इसको हम अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। जैसे एनिमल में क्या होता है, डॉग इवन 50 किलो हर्ट्ज यानी 50,000 हर्ट्ज तक सुन लेता है, यानी उसको एकदम तनिक सा आवाज भी सुनाई देता है। बैट्स तो और ज्यादा, डॉल्फिन इवन और ज्यादा, बट एलिफेंट और व्हेल जो होते हैं ना मछली, वो प्रोड्यूस करता है 20 हर्ट्ज से नीचे, यानी बहुत तेज। और राइनो तो बिल्कुल इंफ्रासाउंड में कम्युनिकेट करता है 5 हर्ट्ज से के आसपास, समझ रहे हो ना। अब अगला क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड के स्पीड को कौन कौन से चीज इंपैक्ट करते हैं साउंड के स्पीड को। सबसे पहले टेम्परेचर, ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो गया, सिंपल। साउंड का स्पीड इंक्रीज हो गया टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। बट डेंसिटी क्या होता है, ये भी डेंसिटी के साथ भी इंक्रीज करता है बट इनडायरेक्टली, ठीक है। ह्यूमिडिटी के साथ भी डायरेक्टली करता है, और डायरेक्शन ऑफ विंड के साथ तो करता ही है, ठीक है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ और हवा भी इसी फ्लो में बह रहा है तो मेरा आवाज दूर तक जाएगा, बट हवा ऐसे मूव कर रहा है तो मेरा आवाज तो ज्यादा दूर तक नहीं, यहीं पे घुमा घुमा रह जाएगा। कौन कौन से चीज साउंड के ऑफ एयर को इफेक्ट नहीं करते, एक है प्रेशर, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी भी हो गया। प्रेशर, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये नहीं करता। करता कौन कौन है, टेम्परेचर करता है, डेंसिटी और ह्यूमिडिटी। अगला क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो दो वर्ड है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। तो देखो, साउंड इज रिफ्लेक्टेड इन सेम वेव लाइट, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक्स इक्वल एंगल विद अ नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट अ पॉइंट टू द इंसिडेंस एंड 3 आर इन सेम प्लेन। समझ देते इसको क्या होता है। देखो साउंड वेव, साउंड यहाँ पे पड़ा अपने मीडियम में लौट गया, अपने मीडियम में लौट गया तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, दूसरे मीडियम में चला गया तो उसको बोलते हैं रेफ्रेक्शन। आर यहाँ पे लगाते एल के जगह पे, ठीक है। चलो, जैसे यहाँ पे सोर्स देख लिया, यहाँ पे टकराया, सब लौट रहे हैं, ये रिफ्लेक्टर की तरह काम कर रहा है साउंड बोर्ड। अब रिफ्लेक्शन का काम क्या क्या है, क्या क्या उसका काम है। मेगाफोन में यूज होता है, लाउड स्पीकर में यूज होता है, स्टेथोस्कोप जो कान में लगा के चेक करते हैं डॉक्टर। कॉन्सर्ट हॉल का देखो डिजाइन कुछ इस तरह से किया जाता है ना कि देखो इको भी नहीं हो कि बहुत ज्यादा इको हो रहा है और आवाज भी सुनाई दे दे। इको क्या होता है, इको कैन बी हर्ड ओनली इफ, देखो इको तभी सुनाई देता है, सबसे पहले एक चीज याद रखो, जब ये दीवार कम से कम इतना दूर हो, 17.2 मीटर हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो इको तभी सुनाई देता है, देखो ओरिजिनल आवाज मैंने बोला उसके 0.1 सेकेंड के बाद ही सुनाई देगा, ठीक है, क्योंकि सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आर एयर फॉर 0.1 से, तो हम बोले उसके 0.1 सेकेंड के बाद ही सामने से सुनाई देगा। देखो स्टेथोस्कोप एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड को सुनता है। अगर साउंड शरीर के अंदर से कुछ बज रहा है, चाहे हार्ट का, लंग्स का, बॉडी का, तो उसको सुनाई देगा। एको का यूज क्या क्या होता है, सबसे पहले डॉल्फिन जो मछली है ना, वो इमिट करती है, अल्ट्रासोनिक वेव को इमिट करती है ताकि अपने प्रे को मार सके, अल्ट्रासोनिक वेव को। फिशरमैन भी यही करता है, पल्स ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है, ठीक है। मेडिकल साइंस में यूज होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी में यूज होता है जिसमें ह्यूमन ऑर्गन को इमेजिन मतलब देखते हैं इमेज निकाल के। सोनार में यूज होता है, सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इससे डेप्थ जो सी का डेप्थ है ना वो हम पता करते हैं। और बैट्स भी इको का यूज करता है ताकि उसको पता चले कि हमसे कितना दूर प्रे है जिसको मारना है, और कोई रास्ते में कोई पेड़ उड़ता नहीं जिससे हम टकरा जाएंगे। उसके बाद
यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव एंड अल्ट्रासाउंड, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ये मेन कंटेंट, मेन क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहले अल्ट्रासोनिक का यूज होता है, देखो अल्ट्रासोनिक हम समझ गए ना, ठीक है ना, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक हमने किया था। अल्ट्रासोनिक होता है फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलोहर्ट्ज। तो अल्ट्रासोनिक साउंड का क्या क्या काम है, काम में समझ लीजिए। सबसे पहले होल को ड्रिल करने में और डिजायर शेप में कट लगाने में, कि हमको ऐसे कट करना है, ऐसे कट करना है। कैविटी को, और कैविटी को क्रैक करता है, और सॉरी कैविटी को डिटेक्ट करता है और मेटल में क्रैक्स डालने का काम करता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल लेवल पे ग्रीज वगैरह शरीर पे लग जाता है ना, और डर्ट वगैरह लग जाता है, उसको साफ करता है किसी कपड़े पे। उसके अलावा देखो एक फैको इमल्सिफिकेशन होता है, एक टेक्निक है जिसका नाम है फैको इमल्सिफिकेशन, जो यूज होता है कहाँ पे, आई सर्जरी में यूज होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जो मान लो हार्डन जेल होते हैं ना, जेल थोड़ा टफ हो गया, उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देता है और फिर उसको सक कर लेता है आई से। किडनी में अगर स्टोन है वो भी ये काम करता है तोड़ने में। क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट है एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, क्लीनिंग साफ वगैरह भी करता है। उसके बाद एकोकार्डियोग्राफी क्या आता है, इसमें क्या होता है, इमेज लेना हार्ट का बाय यूजिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड, ये टेक्नोलॉजी यूज करके हार्ट का क्या लेना, फोटो लेना। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, दूसरे मीडियम में जाना। देखो इसमें क्या होता है, फास्ट इन वार्म एयर देन कोल्ड एयर, मतलब मैंने ये तो आपको बताया कि वार्म एयर में बहुत फास्ट होता है, कोल्ड एयर में बहुत स्लो होता है। इससे साउंड बेंड कर जाता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, साउंड बेंड हो जाता है। नाइट में क्या होता है, साउंड ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करता है, क्यों, क्योंकि दिन में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आ जाता, दिन में ऑब्स्टेकल आते रहते ना, इधर का आवाज़ आ रहा है, उधर से कोई और आवाज़ आ रही है, दोनों आपस में मर्ज करके। अब रेजोनेंस क्या होता है, एनी वाइब्रेटिंग बॉडी, कोई भी बॉडी जो वाइब्रेट कर रहा है उसके पास अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा ही होगा। तो व्हेन द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स बराबर नेचुरल फ्रीक्वेंसी द बॉडी बिगन टू वाइब्रेट एंड इंक्रीज एम्पलीट्यूड, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। अगर बाहरी फोर्स अप्लाई किया गया और बाहरी फोर्स जो अप्लाई किया गया वो अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, उस बॉडी का कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये जिस एम्पलीट्यूड से, ध्यान देना, जिस एम्पलीट्यूड से अभी वाइब्रेट कर रहा था उससे ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, इसको रेजोनेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है रेजोनेंस का, जब ट्रूप्स वगैरह ना, ट्रूप्स यानी मतलब सैनिक लोग सस्पेंशन ब्रिज पे जाते तो रुक जाते, नहीं तो वो लेफ्ट राइट करते रहते ना, वहाँ पे रुक जाते, क्योंकि ज़्यादा तेजी से करेंगे तो होता क्या है, अगर मार्च करेंगे यानी लेफ्ट राइट करेंगे तो जो उसका फोर्स लगेगा ना, वो किसके बराबर हो जाता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है फोर्स इन जनरल। तो इससे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और ब्रिज क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। एम्पलीट्यूड ऑफ चाइल्ड स्विंग ये बड़ा हो जाएगा इफ गिविंग स्मॉल पुश इन रिदम, देखो हर बारी थोड़ा थोड़ा पुश देंगे तो बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। अगर ट्यूनिंग करें रेडियो एंड टीवी का बेस्ड ऑन रेजोनेंस, से भी हो सकता है। डाइवर्स जंप रिपीटेडली ऑन द एज ऑफ डाइविंग बोर्ड टू सेट एन रेजोनेंट वाइब्रेशन एंड गेन्स कंसिडरेबल अपलिफ्ट बिफोर डाइविंग, अपलिफ्ट मिल जाए डाइविंग से पहले। तो और अगला क्या है, एक दो और टॉपिक है कर ही लेते हैं, हम खत्म भी करते हैं, ठीक है नहीं, क्वेश्चन फिर ये है डॉपलर इफेक्ट। देखो देखो होता क्या है, अगर ट्रेन हमारे से क्लोज आए तो हमें क्या होगा, और हॉर्न बजा तो हमें लगेगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही, हमारे पास आ रहा है, अबे जा रहा है ट्रेन दूर, तो हमें फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हमें दूर दिखेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेदर ए स्टार अप्रोचिंग और मूविंग अवे फ्रॉम अस, light emitting from a star is moving towards red end of a spectrum, it means a star moving away from us। देखो अगर एंड में रेड स्पेक्ट्रम दिखा है इसका मतलब हमसे दूर जा रहा है, सॉरी मतलब अगर लाइट जो स्टार है ना वो लाइट के रेड स्पेक्ट्रम के तरफ जाए इसका मतलब हमसे दूर जा रहा है वो। ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या होता है,
देखो साउंड वेव वेंट round object of a similar size of their wavelength, the wall below has a similar size to the sound wavelength, this effect is called diffraction. यहाँ से बोलेगा ना तो ये ऐसे करके इसके पास सुनाई देगा, बेंडिंग ऑफ साउंड वेव हो जाएगा एज पे, इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन. ईयर का क्या क्या काम है, कुछ कुछ यहाँ पे है, ये आउटर ईयर है, मिडिल ईयर, इनर ईयर. अब समझे पीना का क्या काम है, ये साउंड को लेता है सराउंडिंग से. हैमर और एनविल और स्टीपर, ठीक है, ये वाला इसका क्या काम का है, ये एम्पलीफाई करता है वाइब्रेशन को और प्रेशर वेव को, एम्पलीफाई और ज़्यादा ऊपर नीचे. अगला देखो कोचलिया क्या है, ये प्रेशर वेरिएशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है. ईयर ड्रम क्या है, दिस थीन मेम्ब्रेन है, ये वाइब्रेट करता है अगर साउंड कान के अंदर पहुंच गया तो. उसके बाद ऑडिटरी नर्व क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर सेंड टू ब्रेन फ्रॉम कोचिला वाया, इससे जो ब्रेन के पास जो साउंड इलेक्ट्रिक सिग्नल जाएगा वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू जाएगा. कुछ और पता है आपको, जैसे वेव ऑफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज नॉर्मली प्रोपागेट बाय मींस ऑफ स्पेस वेव. उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्केल इज डायटोमिक होता है, उसमें 8 फ्रीक्वेंसी होती है, और शार्टोन जो होता है ना उसके पास 250 हर्ट्ज और नी के पास होता है 480 हर्ट्ज. सारे गामा वाला. रेडिएशन क्या होता है, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए. कन्वेक्शन एंड कंडक्शन को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए. एल्वोडो क्या होता है, उसके पास रिफ्लेक्टिंग पावर. एल्वोडो होता है जैसे देखो कोई सूरज का रोशनी आया यहाँ से टकरा के जो लौट गया ना, ठीक है, तो जो कितना परसेंट बाहर गया डिवाइडेड बाय कितना आया, इसको एल्वेडो बोलते हैं. अगर मैक्सिमम आ गया, ये अगर व्हाइट बॉडी है बिल्कुल तो मैक्सिमम तो भागिए गया. अगर यहाँ पे बर्फ है तो मैक्सिमम चला जाएगा, तो इसलिए एल्वेडो 90%. देखो क्योंकि 90 गया आउट ऑफ 100, तो इसको 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 90% होगा. अगर ये ब्लैक बॉडी है तो ज़्यादातर जाएगा ही नहीं, सबका सब एब्जॉर्ब हो जाएगा. एब्जॉर्ब होगा तो एल्वेडो कम. देखो मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, एग्जाम बहुत पास है इसलिए. इसके बाद अगर आपको कुछ नहीं समझ आया फिर भी आप बोल सकते हो, लेकिन देखो ये सेम लेक्चर सेम पीडीएफ से मैं इवन 3 आवर का भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको बहुत सारा कंप्यूटर करना है, अपना सब्जेक्ट करना है, इसलिए मैं कोशिश करो थोड़ा जल्दी करने का, ताकि आप नज़र से बच चला जाए. ऐसे कॉन्सेप्ट भी तो मैंने कोशिश ही किया है, लेकिन उतना डीप अभी आपको जानना नहीं है. ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.